तो पहले तो आज का जो सेशन है, फरवरी का पूरा करंट अफेयर की कहानी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और करंट अफेयर का मतलब है कि स्टैटिक पोर्शंस को बस उठा के रख लेना नहीं है। पहले तो देखो, एमसीक्यू को रखेंगे ही, एंड ऑल्सो कि क्या क्या न्यूज में हो रही थी। देखो कई बार हम लोग से क्वेश्चन बनता है ना कि अब हो गया क्या कि फलाने टाइगर रिजर्व हो गया। अब वो फलाने टाइगर रिजर्व 500 साल मतलब 50 साल पहले बना है, लेकिन अब जिम्मेदारी बनती, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पे रखा जाए। कोशिश है आज उसी को रखा गया है। उसके बाद फिर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, एक ईयर के अपॉइंटमेंट क्या थे, कैसे थे, वो अलग से सेशन शुरू कर देंगे। उन चीजों को भी अलग से कर लिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए पहले सवाल से। और पहला सवाल, आज आपको पता है 1 मार्च है, तो 1 मार्च से कहानी शुरू हो रही है किसकी भाई? कंप्लीट। हर एक तारीख को आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, और आज उसी की शुरुआत हो चुकी है। आज उसी की शुरुआत हो चुकी है। तो देखते हैं पहले कि इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट दिवस क्या क्या रहे हैं फरवरी के महीने में। सारा रख दिए हैं, एक भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए देखते हैं। फरवरी, 1 फरवरी को आपको पता है बजट आता है। क्या आता है भाई? बजट आता है। इसको यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं इस दिन को। और 31 तारीख को इसका इकोनॉमी सर्वे भी आता है। अच्छा, बजट हमारे किस आर्टिकल में है प्यारे बच्चे? तो बजट हमारा जो है वो आर्टिकल नंबर 112 में है। अच्छा भाई, इसमें क्या सर बजट लिखा हुआ है? तो नहीं भाई, इसमें बजट नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अगर कभी सवाल आ गया और थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा रहा कि भाई साहब आप ये बताइए कि बजट कहां लिखा गया है, किस आर्टिकल में लिखा गया है संविधान के। हेलो बेटा रविंद्र, ठीक है, किस आर्टिकल में लिखा गया है प्यारे बच्चे? तो अब आप क्या बोलोगे कि सर जी बजट कहीं नहीं लिखा गया है। बजट किसी भी जगह पे, किसी भी चीज में, किसी भी हस्तक्षेप में बजट का सम्मेलन कहीं भी है नहीं। तो आप बोलोगे अरे यार कहीं बजट है नहीं तो बजट हम लोग लाते क्या है? जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है प्यारे बच्चे? बजट का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बजट का नाम दिया है। ये आपको दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लेना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई 2 फरवरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई 2 फरवरी। 2 फरवरी मनाया जाता है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे। अब 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है वेटलैंड डे? क्योंकि रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत हम लोग वेटलैंड, वेटलैंड कंजर्वेशन भी करते हैं। आपको पता होगा, अगर रामसर कंजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 89 वेटलैंड है। अब आप बोलोगे सर क्या बस 89 है? नहीं भाई, बहुत सारे हैं, हजारों हैं हमारे पास। लेकिन हम लोग 89 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 89 रामसर साइट द्वारा इसको रखा गया है। ईरान में एक बार ये समझौता समझौता हुआ कि भाई जितने भी वेटलैंड है उसको पहले संरक्षण किया जाए। तो आप बोलोगे सर वेटलैंड को संरक्षण क्यों किया जाए? वेटलैंड का संरक्षण क्यों किया जाए? ऐसा क्या है वेटलैंड में जिसकी वजह से उसको संरक्षण में रखा जाए? तो भाई वेटलैंड को इसलिए संरक्षण में रखा जाता है क्योंकि ये जो कार्बन आप लोग निकालते हो ना, इसको ये इमिट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, सोख लेता है कह लो तो, सक कर लेता है कह लो तो, अपने अंदर रख लेता है। बोलता है नहीं भाई किसी को नहीं देना है कार्बन। अच्छा, जब कार्बन किसी को नहीं देना है तो हमें क्या मिलेगा? हमें फायदा मिलेगा। हमें फायदा मिलेगा। हमें किस प्रकार का फायदा मिलेगा मित्रों? हमें फायदा मिलेगा कि जो हम यहां पे कार्बन छोड़ रहे हैं उसको ले लेता है एनवायरमेंट से वो, और ताकि हमारे यहां पॉल्यूशन कम हो सके। दैट इज द रोल। 89 है। अगर पूछ दिया सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पे है रामसर साइट के हिसाब से, तो याद रख लीजिएगा तमिलनाडु। स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या है भाई? वेटलैंड है। वेटलैंड है प्यारे बच्चे, क्या है? वेटलैंड है। याद रख लीजिएगा ये बात। ठीक, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं अगले पे। अब आ जाते हैं अगले पे। हाँ, 1971 में रामसर साइट कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद हर जगह ये ईरान में हुआ था। उसके बाद कहानी बदल जाती है और वेटलैंड का भी संरक्षण हम लोग करने लगते हैं। चलिए आ जाते हैं। अब आता है भाई 2 फरवरी से 8 फरवरी तक क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी। इंपॉर्टेंट है 2 फरवरी। दूसरा आता है भाई 3 फरवरी, वसंत पंचमी था ये, अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो। 4 फरवरी ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? 4 फरवरी। इस बार उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्जाम हुआ था, मैंने देखा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको डे से मिल गए थे। और वो भी डे ऐसे नहीं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत न्यूज में हो। ऐसे डेज जो कि मतलब हम भी ना सुने हो, कोई ना सुना हो, लेकिन
एक आसानी थी तरीका करने की कि वो क्या किया था, जरूर वो रैंडम तो पूछा था, बट ऑप्शन में क्या कर दिया था, ऑप्शन में आसान कर दिया था। अगर आप ऑप्शन देखते तो फटाफट से कर लेते। हाँ, चिल्का लेक कोयला दे फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया की, वेरी गुड बेटा। 4 फेब कैंसर डे। अब 6 फेब आता है इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस एंड फीमेल। देखो सिंपल सी बात है, जीरो टॉलरेंस मतलब कि टॉलरेट ना किया जाए फालतू चीजों को, वो सब चीजों से रिलेटेड, इसको उतना इंपॉर्टेंट ना देते हुए सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। हाँ, अब एक होमवर्क आपका है कि 7 फरवरी को सूरज कुंड क्राफ्ट मेला होता है। अब ये बताना है आपको कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस स्टेट में होता है। कई बार मैं जब फेस्टिवल का टॉपिक पढ़ाया हूं तो ये टॉपिक आप लोग को घसीट घसीट के पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, और बताया भी था इंपॉर्टेंट है। तो 7 फरवरी को सूरज कुंड मेला होता है, क्राफ्ट मेला होता है। आपको बताना है प्यारे बच्चे कि ये कहां होता है, बस छोटा सा है सवाल। ठीक, 10 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड है, पल्स डे है, और इंटरनेशनल इपिलियस उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आ जाते 11 पे। एंटी स्मगलिंग, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये इंपॉर्टेंट है अगर 11 फरवरी की बात करें। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, ये सब आपको पता होगा कि हाँ, हरियाणा फरीदाबाद, वेरी गुड दीपिका, श्रीधर, मतलब माफ कीजिएगा रविंद्र, दीपिका और माही, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलो अब आ जाते हैं 12 फरवरी। 12 फरवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसको याद किया जाए। हाँ भाई, वैसे अगर हिंदू माइथोलॉजी और इन चीज़ों से देखा जाए तो गुरु रविदास जी की जयंती थी। ठीक है, अगर आ जाते हैं 13 फरवरी तो रेडियो डे था, और बर्थ था सरोजनी जी का, सरोजनी नायडू जी का, जो कि फर्स्ट उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी और फर्स्ट इंडियन थी। फर्स्ट इंडियन थी, इनका ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट इंडियन थी, पहली भारतीय महिला थी, भारतीय महिला थी, महिला थी जिनका जो जो आईएनसी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में। कहां पे भाई? कानपुर सेशन में। किस सन में हुआ था कानपुर सेशन, जिसमें कि सरोजनी नायडू क्या बनी थी? क्या बनी थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, जो कि क्या बनी थी भाई प्यारे बच्चों? क्या बनी थी भाई? सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। 15 फरवरी क्या है? चाइल्डहुड कैंसर डे। फिर है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। पेंगोलिन आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा चिपक चिपक के चलते हैं ना, वो वाले पेंगोलिन की बात हो रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 तारीख से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगा, 17 से ताज महोत्सव, जो कि आगरा में मनाया जाता है। हाँ, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो याद रख लीजिएगा, आगरा में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ताज महोत्सव ताजमहल से याद रख लीजिएगा, आगरा में मनाया जाता है। उसके बाद एंथ्रोपॉर्ड मिजोरम, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, आपकी मातृभाषा कुछ न कुछ तो होगी, सबकी है, हमारी है, आपकी है, सबकी है। तो जो मातृभाषा हमारी है मित्रों, उसी मातृभाषा के लिए एक दिन बना दिया गया है कि भाई 23 फरवरी। अच्छा, आपको पता है ये डेज ओस क्यों बनाए जाते हैं? ये डेज ओस क्यों बनाए जाते हैं, किसी को आइडिया है इस बात का? कभी तो दिमाग में आया होगा ना कि सर ये डेज इसलिए बनाए जाते हैं, या ये कारण है डेज बनाने का, कभी तो आया होगा दिमाग में। तो भाई डेज ओस जो है इसलिए बनाए जाते हैं प्यारे मित्रों, क्योंकि आप ताकि याद रख सकें, अवेयरनेस फैला सकें, अवेयरनेस फैला सकें, अवेयरनेस फैला सकें। ठीक, अब 22 फरवरी की बात करें, थिंकिंग डे, जो कि हम लोग सोच नहीं पाते, वही है थिंकिंग डे। उसके बाद अगर 23 फरवरी की बात करें, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी ओएसटी वाले जो एक्साइज में ही आते हैं, याद रख लेना है, बहुत से सीजीएल वाले बच्चों की बड़ी फेवरेट पोस्ट होती है। ठीक है, और 26 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी था वीर सावरकर जी का। 27 फरवरी को एनजीओ डे माना जाता है, और 27 फरवरी को ही चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। क्या किया था उन्होंने? खुद को ही गोली मार ली थी, याद रख लीजिएगा, खुद को ही गोली मार ली थी, खुद को ही गोली मार ली थी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर जी ने खुद को ही गोली मार ली थी। ये बात है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, जबकि अब की उसका नाम चंद्रशेखर पार्क हो गया है। तो उसी में क्या हुआ था कि जब उनकी एक तो नाथूराम थे, अब सोचो, नाथूराम नहीं, माफ कीजिएगा, नेतराम थे। नेतराम वहां पे क्या थे कि उन्होंने मुखबिरी की। आज सोचो, उसी व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस परिवार को इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो एकदम फेमस हो चुका है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब उसने मुखबिरी की तो ये अपने मतलब उसी में पार्क में बैठे थे। अब लड़ाई हो शुरू हुई, दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हुई। इनके पास ज्यादा थी नहीं कारतूस, और लड़ाई होते होते एक समय आया इनके पास एक गोली बनी। तो ये अपने आप को आजाद बोलते थे। तो आजाद का मतलब था इनका कि भाई ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इनका था कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और वही होता है, ये पकड़े न जाने की वजह से खुद को जब आखिरी गोली मरती है तो मार लेते हैं। और जब खुद को मार लेते हैं प्यारे बच्चे,
तो लोगों को ये हिम्मत ही नहीं होती है, लोगों को ये हिम्मत ही नहीं होती है कि उनके पास जाए। 2-3 घंटे तक उनकी बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है, 2-3 घंटे तक उनकी बॉडी वैसे ही पड़ी रहती है। ठीक, उसके बाद कहानी बदलती है, उसके बाद कहानी बदलती है। चलो अब बताते हैं क्या होती है। ठीक, अब फिर उसके बाद इनको जाते हैं, उठाते हैं वहाँ से, और आपको पता होगा 23 मार्च को फिर जो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दे दी जाती है, वो कहानी बनती है। उसके बाद 28 फरवरी की बात करें अगर, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल साइंस डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भाई सन 1928 में सीवी रमन साहब, कल ही मैंने बताया था, सीवी रमन साहब, डेली करंट अफेयर वाले में कल मैंने ये बताया था, सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। क्या की थी? रमन इफेक्ट की खोज की थी सन 1928 में, और इसीलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। और इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या है, नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे बेटा मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में। याद रख लीजिएगा, इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातें क्लियर है? आज मैं पानी लेके बैठना भूल गया। चलिए, तो ये हो गई आज की सारी जो महीने की डेज, इंपॉर्टेंट डेज थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने निपटा ली। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है भाई? क्वेश्चन है। मुद्दा क्या है? क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। कलर चेंज कर लूं? अगर आप लोग की अनुमति हो तो बताओ भाई, कौन सा कलर लूं? रेड ले लूं? अगर आप लोग की अनुमति है तो बताओ, मैं रेड ले लूं? चलो आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ और बताना शुरू करो क्वेश्चंस को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट भारत पर्व 2025 एट रेड फोर्ट? रेड फोर्ट मतलब लाल किले पे बात कर रहा है, याद रख लीजिएगा, लाल किला पे बात हो रही है। लाल किला पे क्या शुरू किया गया? भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो किस मंत्रालय ने किया है? बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, और बहुत बेहतरीन सा आप लोग जवाब दीजिएगा। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका जवाब दे देंगे। तो फटाफट से एक बार मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद कहानी को हम लोग शुरू कर लेंगे। चलिए फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, भारत पर्व जो शुरू हुआ वो कहाँ पे हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, गजेंद्र सिंह शेखावत, वेरी गुड। माही बी, दीपिका बी, श्रीधर बी, वेरी गुड बेटा। तो भाई कह रहे हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया गया था, तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया गया था। और ये मिनिस्ट्री क्या की थी? भारत पर्व को एनुअली रेड फोर्ट पे स्टार्ट की थी। ठीक है, रेड फोर्ट पे स्टार्ट की थी, और दिल्ली शोकेसिंग, जो कि इंडियन कल्चर साइट्स को, ये सब चीज़ों को इसने बढ़ावा दिया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है टूरिज्म में। इसी फॉर्म में फर्स्ट टाइम शहनाई बजाई थी, अच्छा। आप बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हो, आप लग रहा है, आप लग रहा है बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हो प्यारे बच्चे। बिस्मिल्लाह खां की आप बात कर रहे हो। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार क्या किया था? हाँ, बिस्मिल्लाह खां ने क्या किया था पहली बार भाई? यहीं पे 1947 में, 1947 में क्या किया था भाई? 1947 में शहनाई बजाई थी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सर, कोई बात नहीं, हो जाती है चीजें, तो चलती रहेंगी। हाँ, तो देखो आ जाते हैं मुद्दे पे। लाल किला में 1947 को जब आज़ादी हुई थी, तो एक बच्चे ने अभी पूछ दिया दीपिका ने कि भाई साहब, सर जी ये बताइए कि जो ये लाल किला था 1947 में क्या हुआ था कि भाई शहनाई बजाई थी? तो शहनाई किसने बजाई थी पहले ये बता देता हूँ। शहनाई बजाई थी, शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खां ने, बिस्मिल्लाह खां ने, बिस्मिल्लाह खां ने। ठीक, बिस्मिल्लाह खान ने। इनका जन्म डुमराव में हुआ था, और इनकी मतलब जो जीवन फिर बीता वो वाराणसी, काशी में बीता।
और इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो पहली बार उस पे शहनाई बजाई थी। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो रेड फोर्ट पे भारत पर्व किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो लाल किले पे किया गया है, लाल किले पे किया गया है, याद रख लीजिएगा, लाल किले पे, रेड फोर्ट पे, रेड फोर्ट पे। प्यारे बच्चे ये सब गलती एग्जाम में मत कर देना, ठीक है, ये सब गलती एग्जाम में मत कर देना। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज भारत पर्व एनुअली एट रेड फोर्ट दिल्ली, शोकेसिंग इंडियन रिच हेरिटेज कल्चर। आपको पता है हमारा कल्चर बहुत ही बेहतरीन है, उसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये चीजें की गई थी। इट प्रमोट टूरिज्म एंड नेशनल प्राइड थ्रू द फूड फेस्टिवल एंड परफॉर्मेंस एंड एग्जीबिशन। एग्जीबिशन लगाया जाता है, फूड का फेस्टिवल होता है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें। 500 का नोट, बहुत बढ़िया बच्चा, मैं बताने ही वाला था तब तक बच्चे ने बहुत बढ़िया ये चीज बहुत अच्छा प्रिंट कर दिया कि हमारा जो रेड फोर्ट है वो हमारे 500 के रुपए के नोट पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिसेंटली। हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया है? आपको पता है कि भाई डिजिटल पेमेंट का प्रोत्साहन सबसे ज्यादा इंडिया में कब से शुरू हो गया है? डिजिटल पेमेंट का प्रोत्साहन इंडिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोविड 19 के बाद इतना फेमस हो गया है कि आज के समय में अगर किसी से आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करोगे तो वो बंदा पता है क्या बोलेगा? पेटीएम कर दो, एक कंपनी का नाम ले लेता है। तो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जो पहली कंपनी होती है ना उसको प्रोत्साहन बहुत ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप जाओगे तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो जेरोक्स कर दो। आप जाते हो बड़े ही स्मार्ट होके, एकदम चश्मा वश्मा लगा लोगे और ऐसे खड़े होकर बोलोगे साहब जेरोक्स कर दो, उसके वाले को जो करने वाला होता है। तो जेरोक्स क्या है? जेरोक्स बेसिकली बेटा एक कंपनी है। जेरोक्स क्या है? बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है। जेरोक्स कोई काम नहीं है, काम होता है उसका फोटो कॉपी करना। लेकिन हमें क्या लगता है जेरोक्स बोल रहे हैं तो हम थोड़े स्मार्ट हैं, बाकी तो बेवकूफ है, ठीक है। बशर्ते ये चीज होती है, ठीक। तो ये किसके द्वारा किया गया है? सेबी द्वारा किया गया है। अच्छा हाँ, सेबी के नए चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं कल, ठीक है, कल सेबी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इसके पहले वाले कौन थे? इसके पहले वाले थे, महिला थी, याद रख लीजिएगा, महिला थी, बुच जी थी, महिला थी। अभी वाले कौन है आप लोग बताइए, नहीं तो मैं तो हूं ही, अभी बता दूंगा, ठीक है। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो 1988 में हुई है, 88 के एक्ट में, बाद में 91 तक इंप्लीमेंट इसको किया गया था। उसके बाद नाबार्ड जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। फटाफट से आप लोग बताइए भाई इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो कि मेजर करेगा ये सब चीजें। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है आरबीआई का? आरबीआई का गवर्नर कौन है भाई? इसके पहले थे शक्तिकांत दास, इस समय कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा साहब इस समय है। ये पहले एजुकेशन सेक्रेटरी थे। जो ये नीट वाला घोटाला हुआ था ना उसमें भी इनका कार्य रहा है। वेरी गुड। सेबी बनी है 1988 में, एक्ट हुआ है 1992 में, नाबार्ड है 1982 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सेबी के न्यू चेयर तुहिन कांत पांडे। वेरी गुड बेटा, तुहिन कांत पांडे। सेबी के नए चेयरमैन कौन है? सेबी के नए चेयर कौन है? पांडे जी, याद रख लीजिएगा। बस मैं बस इतना ही बोलूंगा, पांडे जी याद रख लीजिएगा, पांडे नहीं भूलेगा। हाँ, हर एक ग्रुप में, दोस्तों के मित्रों के ग्रुप में, एक समूह में क्या होता है? एक पांडे दोस्त होता है, ठीक है। तो उसको कभी उसके नाम से बुलाते ही नहीं लोग। मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, उसको पांडे ही नाम से बुलाते हैं, ठीक है। या फिर कोई तिवारी होगा तो उसको तिवारी नाम से बुलाएंगे, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों आदत बनी हुई है लोगों की। चलो, विच कंट्री इज होस्ट ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा, चाइना करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, इंडिया करेगा? तो चलो मैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है इसका फुल फॉर्म ये ऐसे देखो, ब्राजील, ब्राजील, ठीक, रसिया, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब तो बहुत सारी कंट्री हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं, लेकिन मेजर फाउंडिंग अगर देखा जाए तो यही रही है। उसमें भी अगर शुरुआत में बात करें तो ब्रिक रहा है, जिसमें ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया रहा है, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा है इससे, ठीक।
अब देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट से ये आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है। और अभी हाल ही में जो हुआ था ये रसिया में हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, रसिया में हुआ था। 2009 में इसका फाउंडेशन हुआ है और रसिया में क्या हुआ था, ये रसिया में अभी लेटेस्ट वाला हुआ था। अब ये कह रहा है 2000 में युवा परिषद उद्यमित जो होस्ट होगा वो कौन होगा, तो वो होगा इंडिया होगा, इसीलिए न्यूज में था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, ब्रिक्स का जो अगला यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप होने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस से जो लोग करना चाहते हैं, जो चीजें बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बात हो रही है। वो चीजें अगर होनी होंगी तो प्यारे बच्चे होस्ट कौन होगा, भारत होगा, हमारा देश भारत होगा, याद रख लीजिएगा कौन होगा, भारत होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला बर्ड, ठीक है, वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट विच नेशनल पार्क इन केरला। बड़ा अच्छा है, स्वर्ण शीर्ष सिस्टिकोला पक्षी हाल ही में केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, अगर यहीं 16 ऐड हो जाएगा तो सारे हो जाएंगे। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद है माथीकेटम 16, देखो 16 आ गया तो मैं बोला था ना कि जहां आ जाएगा 16 समझ जाना वो केरला की बात हो रही है। फिर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सारे उद्यान जो है ये केरला के हैं, ठीक है, सारे उद्यान कहाँ के हैं मेरे मित्रों, केरला के हैं। ठीक, वेरी गुड, संगाई नेशनल डेवलपमेंट बैंक का है, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया है बढ़िया है। चलो आ जाते हैं भाई, तो ये कहाँ पे हुआ है, माथीकेटम 16 नेशनल पार्क में ये हुआ है और पाया गया है और ये पक्षी। अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, केरला जो है ना फॉरेस्ट के हिसाब से बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है, ठीक है। और कई बार यहाँ पे ना फॉरेस्ट के लिए आप देखोगे तो हाथी का आपने सुना होगा, एलिफेंट का ELEPHANT वाला, जो बचपन से आप लोग स्पेलिंग याद रखते हो ये भी याद रख लेना, ठीक है। एलिफेंट का ह्यूमन क्लास बहुत होता है वहां पे, ह्यूमन क्लास बहुत होता है। अब उसका कारण क्या है ना, एरिया के हिसाब से देखा जाए, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है मतलब कि एरिया और वहां पे जंगल का क्लास बहुत ज्यादा इनका बढ़ जाता है। रीजन वाइल कि ये लोग बहुत पास में रहते हैं, बहुत नजदीक में रहते हैं, प्यारे बच्चे कहाँ रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, ठीक है, नजदीक में रहते हैं। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ, आपको बताना है, कल मैंने बता दिया था कि भाई एरिया वाइज जो फॉरेस्ट है, एरिया वाइज जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, वो है सबसे ज्यादा भाई किसके पास है प्यारे बच्चों, वो है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा MP के पास है। लेकिन अगर वहीं मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, अगर मैं वहीं परसेंटेज वाइज बात करूं, एरिया वाइज किसके पास है, एरिया वाइज किसके पास है, एरिया वाइज MP के पास है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करूं तो याद रख लीजिएगा लक्षद्वीप के पास है, लक्षद्वीप के पास है सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट किसके पास है, लक्षद्वीप के पास है, ठीक है। केरला जो है लिटरेसी रेट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है और सेक्स रेशियो के लिए, केरला लिटरेसी रेट में नंबर 1 है, लिटरेसी रेट में नंबर 1 है और सेक्स रेशियो में नंबर 1 है। सेक्स रेशियो इसका 1000 के ऊपर है। सेक्स रेशियो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। हाँ, मिजोरम स्टेट में सबसे ज्यादा है, अगर स्टेट में बात करोगे तो सबसे ज्यादा मिजोरम के पास है एरिया परसेंटेज में। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो लक्षद्वीप के पास है, ठीक है, लक्षद्वीप के पास है, ठीक है, लक्षद्वीप के पास है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे भाई, केरला पे आ जाते हैं। तो दो चीजों में केरला आगे है, लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 मेल पे, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, ये चीजें बताता है कि क्या है वो सेक्स रेशियो है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, मैं बता रहा हूं डायरेक्टली, रेलवे SSC यूपी पीसेस जैसे बड़े मतलब जो छोटे पीसेस होते हैं, यूपी पीसेस नहीं, पहले पूछता था यूपी पीसेस में से क्वेश्चन कि भाई जो लिटरेसी रेट है हमारी, वो जो सॉरी जो हमारा सेक्स रेशियो है वो कितने मेल पे निकाला जाता है, तो याद रख लीजिएगा 1000 मेल पे निकाला जाता है। कई बार ये चीजें पूछी जा चुकी हैं, तो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लीजिएगा। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू क्रिमिनलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइल्ड अब्यूज टूल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये और ये जरूरी था। अगर हम सोशल अवेयरनेस के हिसाब से देखें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा देश कृत्रिम बुद्धि मतलब AI से जुड़े बाल शोषण उपकरण को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के अब्यूज मतलब चाइल्ड अब्यूज और एडोलेसेंस जो से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, वो चीजें बहुत ही बुरी तरह से वहां पे लाया जा रहा है। अब वो किस देश ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, किसने इस चीज को लाया है, किसने इस चीज को लाया है, ठीक है। पहली बार इसको क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर अगर किसी AI टूल ने चाइल्ड अब्यूज टाइप की चीजें की
तो वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। छोटा मोटा ऑफेंस नहीं होता, क्रिमिनल ऑफेंस बहुत बड़ा ऑफेंस होता है प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर आपने क्रिमिनलाइज किसी चीज को कर दिया तो जल्दी उस पर कार्य होता है, ठीक है, उस पर जल्दी कार्य होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आ जाइए, आ जाइए भाई, देखते हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है कि ऑस्ट्रेलिया है। बच्चों ने आंसर दे दिया था यार, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत तेज हो गए हो। तो ऑस्ट्रेलिया क्या किया, पहला कंट्री बना है जिसने कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है एआई पे। अच्छा, एआई आने वाले समय में ना, एलन मस्क साहब ने एक बात बोली थी, एलन मस्क साहब ने एक बात बोली थी कि भाई साहब एक समय आएगा कि एआई ह्यूमंस के लिए ही खतरा हो जाएगा। क्या वो सच है? क्या आपको लगता है कि वो सच है? एक बार फटाफट से बताइएगा, क्या आपको लगता है कि वो सच है, एआई ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकता है? मुझे तो लगता है ये बात। आपको क्या लगता है ये बताइएगा, फटाफट से एक बात बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एआई ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है या नहीं। ठीक है, बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, एआई ईयर 2025 है, ठीक है। चलो, एआई ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2025? बहुत सही, जो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो बच्चों ने पहले ही मुझे बता दिया था और मैंने इसीलिए पूछा भी था। हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में। और हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी है, अभी हाल ही में बने हैं, नायब सिंह सैनी है प्यारे मित्रों, नायब सिंह सैनी है। ठीक है, हो सकता है फरवरी पे मुझे एक आख और भी क्लास लेनी पड़े अलग से, लेकिन अभी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इसको करके जाना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पीपीटी पीडीएफ भी मैं दे ही दूंगा। 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया था, तो इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ। फरीदाबाद में हुआ था सूरजकुंड मेला, और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। अब बच्चे कहेंगे अरे सर सूरजकुंड मेला क्यों पूछ दिया, ये तो कहीं कुछ नहीं मतलब सुना था। मान लो ऐसा कुछ मेला आ जाए, मान लो सूरजकुंड तो फिर भी फेमस है, कोई ऐसा मेला आ जाए जो कि न्यूज में ही ना हो, अरे जो कि सुना ही ना हो, लेकिन वो न्यूज में रहता है। वो क्या रहता है? न्यूज में रहता है, समाचार में रहता है। ठीक है, समाचार में रहता है। अब समाचार क्या है भाई? समाचार यही चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं से आपके कानों तक पहुंच जाए, वही चीज समाचार है। ठीक है, वही चीज समाचार है। अब वो समाचार में रहता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको, हमें ये चीजें बताएंगी कि भाई कुछ तो बात है, आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड होता है। तो वही चीजें कहां पे हुई हैं? फरीदाबाद हरियाणा में हुई है सूरजकुंड मेला, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलो आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड ब्लैक होल नियर अर्थ यूजिंग यूरोपियन स्पेस एजेंसी गाइला टेलीस्कोप? यूरोपियन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के गाइला टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में पृथ्वी के पास खोजे गए ब्लैक होल का नाम। ब्लैक होल क्या चीज होती है? किसी को पता है ब्लैक होल क्या चीज होती है? अगर एक बार आइडिया भी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, एक बार मुझे आइडिया हो तो जरूर बताइएगा ब्लैक होल क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ब्लैक होल क्या चीजें होती हैं, एक बार मुझे आइडिया है तो फटाफट से मुझे बताइएगा। ठीक है, फटाफट से एक बार बताइए भाई ब्लैक होल क्या होता है। हम्म, चलो मैं बताता हूं। ब्लैक होल कोई वो संस्था होती, वो जगह होती है जहां पर की चीजें ऐसी जगह चली जाती हैं जिसमें कि उसको पाना बहुत मुश्किल है। क्या होता है वहां पे? वहां पे ग्रेविटी बहुत हाई होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों? ग्रेविटी बहुत हाई होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने जानना होगा, ग्रेविटी बहुत हाई होती है। उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को बोला जाता है ब्लैक होल। जैसे कि आप अगर मैं मैप दिखाऊं, चलो मैं मैप दिखाता हूं थोड़ा सा, वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं आपको, वर्ल्ड मैप दिखाता हूं थोड़ा सा। आ जाओ भाई, मैपिंग मैपिंग खेल लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल खुल गया, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर देखोगे आप तो यहाँ पे एक ब्लैक होल टाइप की चीजें या जो भी है, यहाँ पे कोई भी शिप इधर से अगर होके जाता है तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है, वो वहीं पे डूब जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पे एक ब्लैक होल है, वहां पे ग्रेविटी बहुत हाई है। जब वहां पे कोई शिप पहुंचता है, जब कोई यहाँ पे शिप पहुंचता है, अर्जेंटीना के पास में पड़ता है ये जगह, तो अपने आप उसको ब्लैक होल में वो समा जाता है और उसकी कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है बच्चों, वहीं पे उसकी कहानी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। और एक दिन मैं सोच रहा हूँ आपको मैपिंग भी अच्छे से करा दूंगा, समय लेकर के मैपिंग की क्लास भी शुरू कर दूंगा, ताकि आप ज्यादा चीजों को कवर कर सके मैपिंग के थ्रू। ठीक, क्योंकि मैपिंग से बच्चे जल्दी सीखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जो है इसका नाम क्या है? तो गाइला BH3 है, या फिर साइगस X1 है, या फिर संगतेरियस A है, या फिर मेसियर 87 है।
देखिए ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर देखा जाए, लेकिन गाइला ने खोजा है तो इसलिए आसान हो गया है। अगर ऑप्शन सही से आप पढ़ लेते ना तो यहाँ पे देख लेते भाई किसने किया है, गाइला, गाइला टेलीस्कोप ने, तो वहीं से आंसर निकल जाता गाइला BH3। अगर वो चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान दे देते तो कहानी वहीं पे ईजी हो जाती प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए आ जाइए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है विच कंपनी हैज लॉन्च न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नेम डीप रिसर्च। बहुत अच्छा भाई, डीप रिसर्च। ठीक है, नया आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्या बताया गया है, आर्टिफिशियल लॉन्च किया गया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया जिसका नाम डीप रिसर्च रखा है? माइक्रोसॉफ्ट, जो कि आपको पता है बिल गेट्स साहब का है। किसका है? बिल गेट्स साहब का है। मिलिंडा ग्रुप वाले यही है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक यही है। मेटा, मेटा फेसबुक वालों का है, कहीं ना कहीं फेसबुक वालों ने इसको डेवलप किया है। मेटा उनकी प्रॉपर अब कंपनी हो गई है। ओपन एआई अमेजॉन जेफ बेजोस का है। ठीक है, तो ये किसने किया है भाई? ओपन आई ने किया है। ओपन आई ने लॉन्च किया है डीप रिसर्च एआई, जो कि डिजाइन कर देगा, इनहेंस कर देगा डेप्थ एनालिसिस मेकिंग में। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एआई ऊपर ऊपर से आपको बता के चला जाता है। ठीक, लेकिन हाँ सैम एल्टमान, ठीक है, और एआई ऊपर ऊपर से बता के चला जाता है, लेकिन है क्या कि भाई एआई आपके लिए डीप जो है अंदर तक की बातें। फॉर एग्जांपल आपने एआई को बोला कि भाई रविंद्र के लिए 5 आइडिया बताओ कि वो कैसे किसी को प्रपोज कर सके। अब हुआ क्या कि रविंद्र ने एआई के पास गए और एआई ने मतलब दे दिया 4-5 ऑप्शन कि भाई ऐसे ऐसे प्रपोज कर दीजिएगा आप किसी को। अब हुआ क्या कि वो चीजें देखते देखते रविंद्र को समझ आया मजा नहीं है, तो अब वो डीप रिसर्च के लिए जाएगा कि भाई क्या ऐसा क्या और बेटर करे, क्योंकि ये तो कॉमन वाला बता रहा है, जाके बोल देना ऐसे, और वो पता चला लड़की गुस्सा हो गई, दौड़ा ली ऊपर से, तो डंडा लेके ऐसे ऐसे भागना पड़ रहा है। तो वो चीजें ना हो इसलिए डीप रिसर्च करके जाना हमेशा। ठीक है, डीप रिसर्च करके जाना, और ओपन एआई शुरू करेगा इसको। द ब्लू घोस्ट लैंडर इज पार्ट ऑफ विच नासा प्रोग्राम? ब्लू घोस्ट लैंडर नासा के किस कार्यक्रम का हिस्सा है? आर्टमीज प्रोग्राम, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, साइक्लोन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, या इसमें से कोई नहीं? तो भाई मैं बता दूं, आर्टमीज जो प्रोग्राम इनका चल रहा है वो ब्लू घोस्ट लैंडर उसका पार्ट है। ठीक है, अपने यहाँ भी लैंडर रोवर वाली कहानी रही है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? ये अभी न्यूज में था, ये अभी न्यूज में था, इस वजह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन इसका दिख रहा है। तो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सोचोगे अरे सर ये क्यों आ गया, इतने लेक हैं कहाँ याद होगा, इतने नेशनल पार्क है कहाँ याद होगा, इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ याद होगा, इतने टाइगर रिजर्व है कहाँ याद होगा? 50 से प्लस टाइगर रिजर्व हैं, 100 के अराउंड नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछो मत। तो आप बोलो कहाँ से याद होगा? भाई ये न्यूज में था, पोंग डैम झील जो है ये न्यूज में था, लेक जो है ये न्यूज में था, इस वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मणिखेतम भी, अच्छा इसे रामसर साइड ने भी रिकॉग्नाइज करके रखा है, रामसर साइड ने भी रिकॉग्नाइज करके रखा है, और हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे एक मणिकेतन, मणिकेतन जगह है, वो भी न्यूज में थी, ड्यू टू क्योंकि वहां के पानी को बदलने का प्रयास किया जा रहा था, बदलने का, उसके डायरेक्शन को बदलने का प्रयास किया जा रहा था, इस वजह से वो न्यूज में थी प्यारे बच्चों। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू बैक आउट फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? कौन सा लैटिन अमेरिकन चीन है जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के से पीछे हटने वाला पहला देश बना? अब चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड। अब इसमें क्या करता है, वो पूरे वर्ल्ड को अपने पैसे से रोड बनाने की काम कर रहा है, दिखाने की काम मत कर रहा है कि भाई मैं तो कनेक्टिविटी बढ़ा रहा हूं, परंतु असली में क्या यही है? सवाल ये उठता है असली में क्या यही है? तो नहीं बच्चों, वो उसका एक प्लान है कि वो हर देश में जा करके पहुंचे और वहां की चीजों को एक्सप्लोर करे और धीरे धीरे उन जगहों पे कब्जा कर जाए। इसे बोला जाता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म, कॉलोनियलिज्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। जैसे हम लोगों को पहले लड़ाई से जीत करके ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बना लिया, इंडिया को लड़ाई से जीत करके ब्रिटेन ने क्या बना लिया? कॉलोनी बना लिया। लेकिन अब तो तुम लड़ाई से जीत नहीं सकते, अब लड़ाई से नहीं जीत सकते, तो अब आपको क्या करना होगा? अब आपको करना होगा कि आपको मूर्खता नहीं करनी होगी। तो इसने, चाइना ने यही दिमाग लगाया कि भाई सब जगह रोड बनाओ, उनको पैसा दो, उनको पैसे से कमजोर करो, फिर एक दिन आएगा उनको खुद समझ में आएगा कि भाई हमसे तो उधारी हो गई है ज्यादा, और फिर हम उनके पे धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। ये नया फॉर्म ऑफ कॉलोनी है। अगर देखो तो यूरोप जो है कहीं ना कहीं यूएसए के नक्शे कदम पे चलती है, मेजॉरिटी यूरोप की कंट्री। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है ना, यूरोप जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो
पूरा का पूरा अमेरिका का ही देन है। देन का मतलब है कि दोनों जनता जो है वहां की सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया के लोग कहीं जाके प्रॉपर, इंडिया के नेटिव लोग कहीं जाके प्रॉपर क्या करने लगे, रूल करने लगे। जब वो रूल करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या होगा, जब वो रूल करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, वो अब वहां पे अपनी अस्तित्व को बनाएंगे, तो अपने देश वालों को, जैसे जो लोकल्स होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब वही चीजें यहां पे हो रही हैं, वही चीजें यहां पे हो रही हैं। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं अब क्या और चीजें हो सकती हैं भाई। तो ये कौन सा कंट्री है जो कि रोड इनिशिएटिव को हटाया है? मैक्सिकन, ठीक है, निकारागुआ, कोस्टा रिका या फिर पनामा? तो भाई मैं बता देता हूं कि वो है पनामा। वेरी गुड आंसर तो आपने दे दिया था। पनामा बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री जो कि विड्रॉल कर लिया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। अब सोचो पनामा कहां पे है, लैटिन, जो कि साउथ अमेरिका के पास में है, उन जगहों पे जाके तो चाइना पहुंच रहा है, पूरा कनेक्टिविटी करना चाह रहा है। हम्बन टोटा श्रीलंका में एक जगह है, हम्बन टोटा श्रीलंका में एक जगह है, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा, वहां पे पोर्ट है, वहां पे पोर्ट है, उसका भी पोर्ट पूरा बनाने का जिम्मेदारी चाइना लेके रखा था। अभी शायद उस पर विवाद चल रहा है, अभी क्या हुआ है रिसेंट न्यूज तो नहीं पता है। एक समय पे क्या हुआ था वहां पे कि इतना बवाल हो गया, इतना मतलब विद्रोह हो गई, इतनी चीजें खराब हो गई थी कि जो हम्बन टोटा के पार्ट में था वो किसी तरह धीरे धीरे देखा जाए तो श्रीलंका को अपने पास कर लिया था, श्रीलंका को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में कर लिया था, और श्रीलंका के पास कुछ बचा ही नहीं था, वो मजबूर था कि अब उसे वही करना पड़ेगा जो चाइना कर रहा है। तो किसी तरह धीरे धीरे वहां से वो बच के निकला और पूरा कब्जा करके बैठा हुआ था, पूरा कब्जा करके बैठा हुआ था। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा स्पीड भी बरकरार रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो करवाना भी है। विच स्कूल इज द ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू रिसीव ग्रीन स्कूल रेटिंग? उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षिक संस्थान कौन सा है? आसाम वैली स्कूल, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम, डॉन बॉस्को, डॉन बॉस्को उसको नहीं होगा, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय नहीं। तो देखो मैं बता देता हूं कि पीएम श्री जो है, एक ये पीएम श्री एक आपको पता होगा एक स्कीम भी लॉन्च हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम में है, उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है, उसको ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है कि इको फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए इसको जाना गया है। किसके लिए भाई? इको फ्रेंडली। कहाँ पे है? सिक्किम में है। अच्छा, आपको पता है सिक्किम में जब आजाद, सिक्किम मतलब भारत का हिस्सा नहीं हुआ था, तो वहां पे डायनेस्टी कौन सी रूल करती थी? तो चोग्याल डायनेस्टी थी, याद रख लीजिएगा, चोग्याल डायनेस्टी थी, चोग्याल डायनेस्टी थी। चोग्याल डायनेस्टी उस समय इंडिया में आई क्योंकि हुआ क्या कि चाइना धीरे धीरे सिक्किम पे बढ़ने लगा, और जो चोग्याल डायनेस्टी थी वो चाहती थी कि वो इंडिया से मिले। पहले तो वो चाहती थी कि इंडिपेंडेंट रहे, पहले वो चाहती थी कि इंडिपेंडेंट रहे। जब उसको ये लग गया, जब उसको ये लग गया कि अगर मैं इंडिपेंडेंट रहा नहीं और मैं अकेले रहा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा चाइना से, तो वो क्या किया, इंडिया से हेल्प मांगा। इंडिया ने मदद की और इंडिया ने साथ में अपने मिला लिया कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उसके तहत धीरे धीरे इनको एक साथ कर लिया। ठीक, 36वां अमेंडमेंट होता है, 36वां अमेंडमेंट होता है, और 1975 में प्रॉपर रूप से, 1975 में प्रॉपर रूप से सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। पहला ऑर्गेनिक, बड़ा छोटा और बड़ा ही सम्मिलित जगह है। मतलब आपको मैं बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है इंडिया का। अगर आप नेचुरली बोलो, टूरिज्म के हिसाब से बोलो, अगर आप लोगों के हिसाब से वहां के बोलो, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बोलो, सारी पॉपुलेशन है वहां। ऐसा नहीं है कोई एक पॉपुलेशन, हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो सारी थोड़ी थोड़ी मिलेंगे, आधे 1% सब मिल जाएंगे, 50% हिंदू मिल जाएंगे, 25% आपको बुद्धिज्म मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चे, वो जो वहां की कनेक्टिविटी है ना, जो इमोशंस है, वो बहुत स्ट्रांग है लोगों के बीच में। ठीक है, तो भाई ये कहां पे है? श्रीलंका में है। पीएम युवा 2.0 स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसके मंत्री कौन है? अमित भाई शाह है, ये याद रख लेना, अमित भाई शाह है। ठीक है, अमित भाई शाह हैं। इनके सुपुत्र जी क्या हैं? आईसीसी के चेयरमैन है, जय शाह जी। ठीक है, पाकिस्तान देख रहे हो, पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो जा रहा है, आप लोग देख रहे हो कि नहीं? पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है, याद रख लीजिए। हाँ, अब दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किसने शुरू किया है पीएम युवा 2 तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने शुरू किया है पीएम युवा 2 स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्ट यंग राइटर एंड ऑथर ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, जो नए राइटर आने वाले हैं आने वाले समय में, जिनको बढ़ावा देने का कार्य ये कौन कर रही है?
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है। कौन कर रहा है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर रही है। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? चलिए आ जाइए भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल लिवरेजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपिंग एंड फूड सिक्योरिटी, कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग शीर्षक रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन ने जारी किया है? फूड मतलब ये FAO ने, UNEP ने, वर्ल्ड बैंक ने या IMF ने? तो चलो मैं बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहां है पहले तो ये जान लो। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है USA में। इसका संस्थापना किस तरह से हुआ था? तो ब्रेटन वुड का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस के तहत इन दोनों को बनाया गया था। बेसिकली इनको लोन देने के लिए जाना जाता है कि भाई साहब ये लोन देते हैं, मदद करते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए इनको जाना जाता है प्यारे बच्चे। ठीक, अब आपका आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। FAO का क्या फुल फॉर्म है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहले तो किसने किया? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मुझे तो FAO ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन UNEP का हेडक्वार्टर आपको बताना होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मुझे 1 मिनट का गैप दे दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं दोस्त। नायरोबी केन्या, वेरी गुड। हेलो हेलो, ऑडिबल हूँ? एक बार बता दीजिए फिर से मुझे, ऑडिबल हूँ, आवाज जा रही है? एक बार बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड बैंक हो गया, UNEP, इसका क्या होगा भाई? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया है क्या भाई? रिपोर्ट रिलीज किया है, स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। देखो ये, इसको ना एक बार पीस का भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। FAO को बहुत ही काम करता है, ये बहुत ज्यादा काम करता है कि लोगों तक खाना पहुंच सके, लोगों तक का जीवन यापन हो सके, लोग अपने दिनचर्या वाले जीवन को जी सकें, ठीक है। हाँ, चलिए आ जाइए भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS हैज बीन मेड कंपोनेंट ऑफ विच इंटीग्रेटेड स्कीम? बाजार हस्तक्षेप योजना को किस एकीकृत योजना का घटक बनाया गया? PM किसान, PM आशा, PM प्रणाम या फिर PM FPY? तो मैं बता देता हूं भाई कि PM आशा का इसको पार्ट बनाया गया है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो कि अब पार्ट होगा आशा का, जो कि इंश्योर करता है कि आपको फेयर प्राइस मिले, मतलब एक ठीक मूल्य मिले जो कि फार्मर को, क्योंकि वो उनके नॉर्मल जो फ्लक्चुएशन है, जैसे वो कुछ भी लेते हैं तो उनको एक नॉर्मल प्राइस मिले, ऐसा नहीं है कि बहुत उतार चढ़ाव वाला प्राइस मिले। होता क्या है उससे कि उनको उतार चढ़ाव प्राइस आपको मिलेगा तो आप भाई डेवलपमेंट कैसे करोगे? आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। इस वजह से एक फिक्स प्राइस के आसपास चीजों को रखा जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? बहुत बढ़िया भैया, ई क्वेश्चन बहुत धांसू है। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक CPI 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 75, 86, 96, 99? अब सोचो भारत करप्शन में कौन से रैंक पे है। अब आप बोलोगे सर करप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो डेवलपिंग कंट्री में ना, डेवलपिंग कंट्री में आप करप्शन नहीं रोक पाओगे। डेवलपिंग कंट्री में आप करप्शन नहीं रोक पाओगे। कारण क्या है? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट आएगा, जब प्रोजेक्ट आएगा तभी तो उस पर कार्य होगा, जब उस पर कार्य होगा तभी तो चांसेस बनते हैं कि भाई करप्शन होगा। मान लो
1,000 करोड़ रुपए कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट हुआ, मंत्री जी के पास चला गया, इसका 10% मतलब 100 करोड़ मंत्री जी ले लिए। ठीक, 2% भाई साहब ने बोला कि 20 करोड़ तो मेरा भी होता है, जो वहां पे सीनियर आईएएस ऑफिसर होंगे। फिर उसके बाद कम से कम 80 करोड़ जो उनके चिंदे पिंदे होंगे वो लोग मारेंगे। तो तकरीबन 200 करोड़ तो निकल गया, अब 800 करोड़ बचा। अब ये टेंडर गया एक किसी एक्स आदमी के पास, वो एक्स आदमी क्या किया, इसमें से 100 करोड़ मारा। ठीक है, अब उसने टोटल 300 करोड़ मार के 100 करोड़ इन लोग को दे दिया, 100 करोड़ अपने पास रख लिया, और बचा कितना, 700 करोड़। अब जो 1,000 करोड़ का काम था उसने 700 करोड़ में किया, 700 करोड़ में किया। लेकिन ये किस कंट्री में होगा, जहां पे डेवलपिंग हो रही है, जहां पे बढ़ोतरी हो रही है। उन जगहों पे नहीं है जहां पे डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे इस लेवल पे चीजें होती नहीं है। और वहां पे जैसे हम लोग क्या है ना, अरे फलाने आईएएस साहब है, फलाने मंत्री जी हैं, फलाने पीएम साहब, वहां पे कुछ ऐसा भाव नहीं दिया जाता। यूरोप में चले जाओ, जो वहां के पुराने पीएम थे, वो बर्गर लेते हुए मैकडोनाल्ड में साथ में लोगों के साथ लाइन में लग के मैकडोनाल्ड में बर्गर ले रहे हैं। और लिटरली अपने यहाँ मोदी जी चले जाएं बर्गर में, वो बस फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे और पूरा बर्गर किंग खा या जो भी एक्स अमाउंट ऑफ फूड कोर्ट होगा पूरा खाली कर दिया जाएगा, मॉल ही पूरा खाली कर दिया जाएगा, मोदी जी आए मॉल खाली कर दो। और दो चार लोगों को पेड़ में रख दिया जाएगा कि आ जाना, ऐसे दूर दूर से दिखाने के लिए, और मोदी जी ऐसे हाथ देंगे वेव करेंगे तो आ जाना। सिक्योरिटी भाई, क्योंकि डर है, सिक्योरिटी का इंडिया में डर है, हर जगह है, जो भी एशियन कंट्री है वहां पे है ये डर। चलो आ जाओ। तो 96 पोजीशन पे था डेनमार्क में और इंडिया का रैंक, और डेनमार्क टॉप पे रहा है इसमें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रहा है 2024 का, जो कि करप्शन के बारे में बताता है। आ जाइए, व्हाट इज क्यूपू, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज, हाईलाइट इन न्यूज। क्यूपू जो है वो क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, एक एक कई आकांक्ष गंगा सुपर क्लास्ट वाली एक सुपर संरचना है। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर कंटेनिंग मल्टीपल गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर, फेमस आर्कोलॉजिकल साइट इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखो, इंडोनेशिया में ना, वहां के अभी पीएम भी आया था, तो उन्होंने बकायदा बोला कि जो हमारा ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं भारत है, जो हमारा दिनचर्या, हमारा जो जीवन है वो भारत है। बोले कैसे, बोले भाई यहीं से ही लोग हमारे यहाँ, मतलब हम लोग एक ही थे पहले, बाद में ज्योग्राफिकली हम लोग को डिवीजन कर लिया गया। इसीलिए आप चले जाओ वहां पे इंडोनेशिया में, तो उनके नोटों पे भी, अब इंडोनेशिया की करेंसी में दिखाता हूं आप लोग को, इंडोनेशिया की करेंसी में दिखाता हूं। और ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वर्ल्ड का, सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वर्ल्ड का। इसमें दिखा नहीं रहा है कहीं, हाँ देखो, यही है, देखो, अगर किसी को दिख रहा है तो यहाँ पे देखो गणेश जी की मूर्ति बनी है, नोट पे गणेश जी की मूर्ति बनी है, जिसपे कि एक बार बहुत ही विवाद भी केजरीवाल के द्वारा हुआ था। केजरीवाल ने इस पे बहुत विवाद किया था कि भाई साहब ऐसा क्यों नहीं है, भारत में क्यों नहीं है, क्योंकि उनको तो बस विवाद करना था, बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया ना किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं है। अगर किसी पार्टी ने गणेश जी का बना दिया तो बाकी लोग बोलेंगे कि भाई मतलब मुस्लिम्स वाले बोलेंगे मुस्लिम्स का क्यों नहीं है, बुद्ध वाले बोलेंगे बुद्ध का क्यों नहीं है, फलाने वाले बोलेंगे फलाने का क्यों नहीं, जैन वाले बोलेंगे। तो इस वजह से ये चीजें नहीं की जा सकती, ये किसी एक धर्म को प्रोटेक्ट कभी नहीं कर सकती। हमारा संविधान ही हमें अधिकार नहीं देता प्यारे बच्चे, हमारा संविधान ही हमें ये अधिकार नहीं देता है। चलो, ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार नहीं देता, तो ये कौन सा है, चलो अभी आगे देखते हैं। मैसिव ब्लॉक होल है या इन्वेजिव प्लांट है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि भाई वो क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर कंटेनिंग मल्टीपल गैलेक्टिक सुपर क्लास्ट है, जो कि न्यूज में था, क्या था, क्यूपी था, याद रख लीजिएगा, उतने से कार्य हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभी तक देख लो 10 12 15 क्वेश्चन किए हैं, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन की लड़ाई है, तो तैयार रहना है, थोड़ा सा दमदार क्लास है। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा नाम है। हाल ही में चर्चा में रहे वैनकोमाइसिन
एंटीबायोटिक किस प्रकार का संक्रमण है, इसके इलाज का उपयोग की जाता है। Vancomycin एंटीबायोटिक दैट वाज रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज इज इशू टू ट्रीट व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन। बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है या फिर प्रोटोजोअल है। देखो बैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में चले जाते हैं और फिर वो कहानी को खराब करते हैं, ये होता है बैक्टीरियल। ठीक, फिर वही दूसरा क्या होता है, फंगल, जो आपने सुना है ना, वो एक आता था, एक ऐड आता था, बड़ा फेमस ऐड आता था, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। बहुत फेमस ऐड रहा है वो, बहुत ही फेमस ऐड रहा है। उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बार बार बोलते थे कि भाई साहब ऐसा है कि फलाने जैसे नहीं होता, ये तो मजबूर हैं, ऐसे ऐसे वाला याद है, ये तो मजबूर हैं आप नहीं, किसी को याद है कि नहीं वो वाला बीटेक्स। तो वो फंगस से होता है, वो किससे होता है, फंगस से होता है। अभी कोविड आया था, वो क्या था, वायरल डिजीज था, वो वायरस होता है, वायरस जल्दी मरता भी नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि बहुत सारे मतलब जो बैक्टीरियल के ही फॉर्म में कहीं ना कहीं बहुत सारे रोग होते हैं जो कि प्रोटोजोआ की तरह क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है प्रोटोजोआ। ठीक, अब आ जाते हैं आंसर पे। तो ये बैक्टीरियल फॉर्म का डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कि भाई कौन से टाइप का रोग था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच कंट्री हैज एक्टिवेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रीमी। बहुत बढ़िया भाई, ये सवाल एग्जाम्पल जान लो कि 100% ये एग्जाम में आने वाला है, आपके एग्जाम में 100% ये आने वाला है। किस देश ने दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी सक्रिय किया है। चाइना, जापान, फ्रांस, इंडिया। फटाफट से बताओ, नाम ही देख के बता जा सकते हो। ठीक है, फटाफट मुझे बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर फटाफट से मुझे चाहिए आप लोगों से। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ। किस देश का है, फटाफट से मुझे बताओ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कि वो है भाई जापान का। और जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब जो सबसे तेज चलता है वो फुगाकू है। फुगाकू, फुगाकू एक समय पे सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, जो कि अभी अभी मुझे रिसेंट में नहीं पता है कौन है, लेकिन फुगाकू एक समय पे सबसे तेज था। तो रेमिन फुगाकू ही है जो कि जिसको जाना जाता है सुपर, अभी हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया ये। और ये अगर पूरा नाम देता तो आप लोग के आसान हो जाता है, लेकिन रेमिन याद रख लीजिएगा कि भाई किससे है, जापान से रिलेटेड है। और भाई जापान में फुगाकू जो है वहाँ का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड लगभग 400 समथिंग पेटाबाइट के अराउंड है, टेटाबाइट ऐसे कुछ है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इंडिया में जो हाईएस्ट है वो शायद अराउंड आई थिंक 40-50 के अराउंड है, ऐसा कुछ, या 2 के अराउंड है, मुझे एग्जैक्ट अभी भी याद नहीं है। पेटाफ्लॉप है, पीएफ है, हाँ। ठीक है, चलो आ जाते हैं। द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। हिंसक चरमपंथ की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब, किस दिन मनाया जाता है। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। प्रिवेंशन डे है, मैं बता देता हूँ कि भाई 12 फरवरी को मनाया जाता है। और आप लोग 14 फरवरी को क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो 12 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 12 फरवरी को आप लोग मनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एमिंग टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट रेडिकलाइजेशन। सिंपल सी बात है, पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति रखने के लिए जीवन में 12 तारीख फरवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रमोट करता है, जो लोग वायलेंट होते हैं, जो लोग एक्सट्रीम होते हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य भी करता है, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030। इंडियन गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 किस संगठन द्वारा जारी किया गया। आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर मैं पहले ही बता चुका हूं, वाशिंगटन डीसी है, यूएसए में। ठीक है, इसे बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है, इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई को बोला जाता है, जब कोई नहीं हो तो इसको इसके पास जाते हैं, बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है प्यारे बच्चे। चलो आ जाते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आईईए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूईईपी। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, जिसका आप लोगों ने बताया नायरोबी केन्या। नायरोबी केन्या, यूएनईपी का कहाँ है, यूएनईपी का कहाँ है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर प्यारे बच्चे कहाँ है, किसी को पता है। चलिए ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आप लोग। चलिए आ जाते हैं अगले पे। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, ये इसने इस चीज को शुरू किया है, रिलीज किया है। और गैस मार्केटिंग रिपोर्ट जो कि 2030 के लिए होगा एनालाइज, इंडिया का कर रहा है कि भाई जो डिमांड सप्लाई है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड
सप्लाई। सप्लाई, सिंपल सी बात है। डिमांड सप्लाई का मतलब होता है कि आवश्यकता आपको कितनी है और आपको मिल कितना रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि माही को 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए एक दिन का जीवन यापन करने के लिए। वैसे माही को मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई उसको 1 लाख मिले, 10 लाख मिले पर डे का। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, 100 रुपये उसको चाहिए कार्य के लिए। लेकिन उसको अभी पिताजी उसको कितने दे रहे हैं, उसको पिताजी बोल रहे हैं 90 रुपये। तो 10 रुपये का उसको नुकसान हो रहा है। जब 100 रुपये उसको प्रॉपर मिलेगा तब उसका खर्चा चल पाएगा। क्यों माही बेटा? ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो, अब आ जाते हैं भाई कि इंटरनेशनल एजेंसी, एनर्जी एजेंसी। ठीक, चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, ओंगल कैटल आर नेटिव टू विच इंडियन स्टेट? ओंगल मवेशी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरला के, उत्तर प्रदेश के? देखो नाम से ही थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई कहाँ पे है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया नहीं, आईए का बेटा वहां पे है, फ्रांस में है। फ्रांस में है आईए का, आई थिंक फ्रांस में। मुझे भी चेक करना होगा, आई थिंक फ्रांस में है। ठीक है। ओंगल मावेशी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी है? आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरला के, उत्तर प्रदेश के? देखो तमिलनाडु का अगर मैं बात, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सीएम कौन है? सीएम कौन है? नायडू साहब है, नायडू साहब है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। खास करके रविंद्र से ये उम्मीद करूंगा कि ये गलती ना कर दें। ठीक। तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम कौन है? बहुत फेमस है अभी, उनके पिताजी का नाम भी उनके में लगा हुआ है। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। केरला का अभी तो बता ही दिए थे, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो भाई कहाँ का है ओंगल कैटल? ओंगल कैटल कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश, ये वाला उम्मीद मैं कर ही रहा था कि इसका आंसर रविंद्र भी देंगे और बाकी, लेकिन माही ने भी दिया, सबने आंसर दे दिया है। ठीक है, चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया भाई। चंद्रशेखर क्या है? हाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओंगल कैटल नेटिव जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब किस लिए जाना जाता है? हाई मिल्क, मतलब बहुत ज्यादा मिल्क के प्रोड्यूस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये कैटल। एम के स्टैलिन, वेरी गुड। देखो, कई बार होता है क्या ना, लोगों को समझ नहीं आता है। तो लोग स्टैलिन को सरनेम समझ लेते हैं, बट स्टैलिन एक्चुअली क्या था कि उनके पिताजी से उनको मिला हुआ वो था, नाम था। द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम फरवरी 15 टू 20 2025? उत्तर पूर्व एकता महोत्सव 15 से 20 फरवरी 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया, भोपाल में किया गया, या फिर गंगटोक में किया गया? देखो जयपुर कहाँ है तो प्यारे बच्चे, राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। न्यू दिल्ली में बताऊंगा नहीं, अगर नहीं पता है तो पिट जाओगे। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गंगटोक कहाँ है? गंगटोक कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। गंगटोक नॉर्थ ईस्ट में है, किस स्टेट में है? अच्छा, ये तो भाई मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, चलो। हाँ, गंगटोक कहाँ है? नहीं मतलब मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे कैटल फेयर, एंग्लो कैटल जो था उसकी बात कर रहे हैं। तो गंगटोक कहाँ है भाई? बहुत फेमस रहा है। तो न्यू दिल्ली में ये चीज़ हुई है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो कुछ फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बार बार आपको दिल्ली मिलेगा। लोग बोल रहे थे, हाँ देखो थोड़ी देर पहले ही सिक्किम की बात मैंने की थी, इसीलिए मैं रुक गया था इसको बताने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बता पाते तो मुझे अंदर आकर के दो दो मुक्का आपके नाक पे मारना पड़ता, ताकि आप बता सको, ताकि आप प्यारे बच्चे बता सको। अच्छा, सेशन कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा लोग कम जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनर्जी में कमी है। आप लोग की एनर्जी एकदम हाई है, बहुत हाई है। ठीक है, लोग शायद इसलिए भी कम है क्योंकि उनको पता नहीं है मेरे बारे में, मुझे वो जानते नहीं हैं। तो कई बार चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की कि भाई जब लोग आपको नहीं जानते हैं अभी, तो थोड़ा सा लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ जाके पढ़ना है। ठीक है, वो फंसे रहते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के खेले में, जो एडवर्टाइजमेंट का खेला कई बार उनको नुकसान देकर के चला जाता है। चलो आ जाओ भाई, धन्यवाद। चलो आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर इनकम एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? किस संस्था ने, किस संस्था ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक विकसित की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली? कानपुर कहाँ है? यूपी में है भाई, यूपी में है। ठीक है, यूपी में है, याद रख लीजिएगा। आईआईटी मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में है।
ठीक है, तमिलनाडु में है, बॉम्बे आपका महाराष्ट्र में, आईआईटी दिल्ली दिल्ली में है। तो भाई बताना है आपको कि कहाँ पे कौन सी संस्था ने शुरू किया, तो वो आईआईटी मद्रास ने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी है ये। और कई बार आप देखोगे ना रिसर्च के मामले में, मैंने देखा है बॉम्बे और ये रिसर्च के मामले में बहुत आगे रहते हैं ना। कुछ समझ में आए तो आईआईटी बॉम्बे के साथ आप चले जाना, 90% चांस है कि आपको सही मिल जाएगा आंसर। आईआईटी मद्रास डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेटेड टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर हाइड्रेट द एंड प्रिजर्व क्रॉप्स रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस। होता क्या है ना, मतलब कि जब हार्वेस्टिंग होने के बाद जो लॉस होता है उसको, जमीन को, उस चीज को हाइड्रेटेड रखने के लिए ये चीज की जाती है। ठीक है, इस चीज को किया जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द मागा प्लस मीगा कॉन्सेप्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज। समाचारों में देखा गया कि मागा और मीगा अवधारणा किन देशों से संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो कर लेना। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और यूएसए की बात हो रहा है, चाइना और रसिया की बात हो रही है, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया और फ्रांस। तो भाई मैं बता देता हूं, मागा और मीगा जो है, मागा और मीगा जो है इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड है मित्र, इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड है मित्र। ठीक है, तो भूलना नहीं है। चलो, इंडिया और फ्रांस से रिलेटेड है। मागा और मीगा कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, किस चीज को लेकर के है, डिफेंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, ग्लोबल कॉर्पोरेशन को लेकर के। ये इंडिया और फ्रांस की एक बढ़िया योजनाएं हैं, मिलके साथ में करेंगे तभी तो डेवलप करेंगे। अच्छा, इंडिया और फ्रांस की मदद से एक और चीज की स्थापना हुई थी, आईएसए, इंडियन सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर कहाँ है? जब कॉप जो हुआ था, आई थिंक कॉप 15 था 2000, मतलब 15 के अराउंड, नहीं कॉप 21 था ना 2015 के अराउंड, आई थिंक जो भी था 2015 के अराउंड, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिल करके इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर फिर बाद में बनाया गया, गुरुग्राम में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया बेटा? गुरुग्राम में बनाया गया। क्लियर है? क्लियर है, रगड़ देंगे आप लोग। चलो आ जाते हैं भाई अगले सवाल पे। विच इंडियन सिटी इज द वेन्यू ऑफ फोर्थ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? चौथी दक्षिण एशियाई वरिष्ठ एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में होगा? बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसका आंसर तो आप लोग निपटा ही दोगे। क्या वो रांची में होगा, क्या वो हैदराबाद में होगा, क्या वो भोपाल में होगा, क्या वो न्यू दिल्ली में? हैदराबाद में होगा मियाँ, फटाफट से बता दो भाई कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। तो रांची कहाँ है भाई? रांची कहाँ है? रांची है झारखंड में। झारखंड में अभी अभी जो वहां के नए नए मुख्यमंत्री फिर से बनाए गए, उनको जेल भी भेजा गया था, उनका नाम क्या है? सोरेन साहब। सोरेन साहब भी याद रहेगा तो भी आपका कार्य हो जाएगा। इनके पिताजी कहीं ना कहीं झारखंड को बनाने में इनके पिताजी का ही रोल था। नहीं तो पहले 2000 तक तो झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। सन 2000 से पहले तक बिहार का पार्ट हुआ करता था झारखंड, लेकिन बाद में देखा गया कि वहां के जो आदिवासी समाज है संख्या में ज्यादा है और उनकी अपनी एक महत्वता है, उनकी एक अपनी जरूरतें हैं, जिस चीज को वो पूरा जो बिहार को देख रहे हैं वो लोग नहीं उस तरह से कर पा रहे हैं। हेमंत सोरेन, वेरी गुड, नहीं देख पा रहे। इस वजह से प्यारे बच्चे क्या किया गया कि वो बाद में अलग किया गया। उस समय 3 स्टेट को अलग किया गया था, एक तो उत्तराखंड बनाया गया था, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड। छत्तीसगढ़ का भी सेम कंडीशन था कि भाई वहां के जो आदिवासी पॉपुलेशन थी, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट भोपाल में बैठ करके वो बहुत अच्छे से नहीं चला पा रही थी। हाँ, शिबू सोरेन का भी स्टोरी बताऊंगा, इस पे भी बड़ी बेहतरीन स्टोरी रही है इस पे भी। ठीक, और वहीं उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, उसका एक अलग कल्चर था। तो लखनऊ में बैठ करके उत्तराखंड को चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इसलिए वहां पे देहरादून बना दिया गया, जो कि देहरादून से उसको कनेक्ट किया जाएगा। बिरसा मुंडा झारखंड के थे, 1899 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस चीज को खुद भी इस चीज को बोला था और उन्हीं के जयंती के दिन सराय काले खां दिल्ली में एक जगह है जो कि उसका नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। चलिए आ जाते हैं, तो भाई कौन से उसमें हुआ है? तो भोपाल में हुआ है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, एमपी की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाई रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? भारत में रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है, शुरुआत की योजना की गई है, उसका नाम क्या है? स्मार्ट स्मार्ट रेल स्टेशन मिशन,
अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, या फिर भारत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। बहुत आसान है, मैं बता देता हूं। तकरीबन 100 बड़े छोटे मिला करके स्टेशन को लिया गया है कि रेनोवेट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको बेहतरीन करने की कोशिश की गई है। वो कहीं ना कहीं किसके पास है, कौन से स्कीम के तहत है? तो भाई मैं बता देता हूं, वो है आपका अमृत भारत स्कीम से। और अभी कुछ ना समझ में आए तो अमृत के साथ चले जाना, अमृत हमेशा आपको बचा लेगा, अमृत आपको हमेशा बचा लेगा। अब अमृत कोई लड़का लड़की होगा तो उसका नहीं मुझे पता, लेकिन अमृत एग्जाम में अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो वो आपको बचा लेगा, ठीक है। और इसमें क्या किया जा रहा है, स्टेशन को मॉडर्नराइज किया जा रहा है, मॉडर्न किया जा रहा है। हाँ, दीपिका मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले शिवराज सिंह चौहान जी थे, जबकि उनकी इस समय वो क्या है, वो कृषि मंत्री हैं इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में। और विदिशा एक जगह है भोपाल के पास में, भोपाल से 50 से 60 किलोमीटर दूर, जो कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जगह है। और उसी के पास में 8 किलोमीटर की दूरी पे सांची का स्तूप भी है, वहां से वो सांसद भी है और उनकी वो पैतृक जगह भी है, ठीक। चलो, राजनीति की शुरुआत शिवराज जी वहीं से किए थे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ गतिशील नीति 2025 से 2030 की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। बहुत ही अच्छी है भाई। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की थी? महाराष्ट्र आपको पता है। देखो, अगर यूपी की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये इतने फेमस हैं कि पूछो मत। इस समय कोई इतना मुख्यमंत्री का सेंट्रल मिनिस्टर्स नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे भारत में पॉलिटिकल पर्सनालिटी में तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद यही है सबसे ज्यादा फेमस आदमी, ठीक। चलो, दूसरा महाराष्ट्र, यहाँ पे देवेंद्र हैं, देवेंद्र भाई हैं, देवेंद्र भाई हैं, फडणवीस साहब, ठीक है। 2 डिप्टी सीएम भी है, पवार जी हैं और शिंदे साहब हैं। उसके बाद आता है कर्नाटका, सिद्धारमैया है, सिद्धारमैया है। उसके बाद उड़ीसा, मोहन चरण मांझी जी हैं, मोहन चरण मांझी जी हैं। सीएम याद होना चाहिए, सीएम याद होना चाहिए, क्योंकि सीएम से कई बार आप देखोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, तो सीएम कभी नहीं भूलना है, कोई भी सीएम नहीं भूलना है, ठीक है। कोई भी सीएम आपको भूलने के लिए बना ही नहीं है। तो भाई कौन सी मोबिलिटी वाला जो क्लीन मोबिलिटी प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटका ने, कर्नाटका ने। अब एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे देखना, ये भी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये भी बीजेपी की, ये भी, लेकिन लॉन्च किसने किया? कांग्रेस की गवर्नमेंट वालों ने, ठीक है। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, मैं याद करने के लिए नहीं, एक मजाक में बस बोल रहा हूँ। वैसे तो मेजोरिटी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, ठीक है। क्लियर है बातें? मजा आ रही है क्लास में? एंजॉय हो रहा है? ऐसा तो नहीं क्लास बोरिंग लग रही है कि अरे सर जी क्या, ऐसा कुछ तो नहीं है? मजा आ रहा है ना? चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च प्रोजेक्ट वाटर वर्थ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम? किस संगठन ने प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, दुनिया की सबसे लंबी समुद्र के नीचे केबल प्रणाली लॉन्च की है? मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजॉन ने, गूगल ने। मेटा मैंने बताया फेसबुक वालों का है, फेसबुक की ही एक, मतलब फेसबुक अब इसके अंडर में कर दिया गया है और इसके अंदर में सब इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम जो आप लोग चलाते हो ना, सब मेटा वाले भाई की है, मेटा वाले भाई की है। उड़ीसा के गवर्नर हाजी, हाँ, हरी बाबू है, वेरी गुड, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स साहब हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अमेजॉन जो है वो क्या बोलते हैं भाई, इनका नाम क्या है? बेजोस साहब है। और गूगल जो है वो किसका है? गूगल है पेरी का, पेरी का, सॉरी लैरी या पेरी, क्या नाम है भाई गूगल वाले का? वैसे तो सीईओ अपने भारतीय है। श्रीधर बोल रहे हैं फुल एंजॉय सर, दीपिका बोल रही है मजा आ रहा है सर, माही लग रहा है अभी रेस्ट के लिए गई है। माही लग रहा है रेस्ट ले रही हैं। हाँ, मार्क जुकरबर्ग है, मेटा के मार्क जुकरबर्ग हैं, ये भी सब पूछा जाता है। तो भाई किसने स्टार्ट किया? तो गूगल ने स्टार्ट किया है। गूगल के सीईओ का नाम बस आपको बताना है, इंडियन है इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ, बता नहीं रहा हूँ। आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, आईआईटी खड़गपुर के पढ़े हुए हैं, याद रख लीजिएगा। सन 2002 के अराउंड में उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया था और 2019-20 तक ये सीईओ बन गए थे। आप समझो 15-16 साल में सीईओ बन गए। तो ये थोड़ी सी मेहनत और किस्मत दोनों साथ में जब पकड़ती है तो आपको बहुत ऊपर लेके जाती है। गूगल लॉन्च प्रोजेक्ट वाटर वर्थ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम इनहेंस द ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं केबल के थ्रू हमारे यहाँ आता है। अब क्या कर रहे हैं, सी के अंदर, भाई गूगल वाले जो भाई साहब हैं सी के अंदर डाल रहे हैं केबल, ताकि वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। सुंदर पिक्चर, वेरी गुड। सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ। हाँ, परम्बी कुलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अच्छा, टोटल टाइगर रिजर्व कितना है मैं बता चुका हूं। टोटल टाइगर रिजर्व कितना है इंडिया में?
टाइगर रिजर्व कितना है? अभी रिसेंट में जो दो मिले हैं, एक तो छत्तीसगढ़ में मिला है और एक मध्य प्रदेश में मिला है, ठीक है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आता हूँ इस पे कि भाई परबिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। फटाफट से इसका मुझे आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो भाई मुझे जो लग रहा है साउथ इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देख के और नाम भी देख के थोड़ा सा लग रहा है कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाले बेल्ट में होना चाहिए। और जब मैंने देखा भी तो मुझे मिला भाई केरला में है। हो सकता है भाई। तो कहाँ पे है ये? केरला में है। और इसको किस लिए जाना जाता है? रिच बायोडाइवर्सिटी और टाइगर कंजर्वेशन के लिए। मतलब सिंपल सी बात है, वहां पे टाइगर के बचाव के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा, 57 है। और रातापानी मध्य प्रदेश में जो रीसेंट टाइगर रिजर्व मिला है, और एक जो छत्तीसगढ़ में मिला है उसका भी नाम बता दीजिए, वो भी मैं पढ़ा के रखा हूं। जब तक आप नहीं बता दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 57th याद रख लीजिए, जो लेटेस्ट है। ये 57th लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है प्यारे बच्चे, याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जो 56 मिला था वो है बहुत अच्छा पिंगला टाइगर रिजर्व। वेरी गुड बेटा, यही बस मुझे आपसे चाहिए था। लेकिन 57th मत भूलिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च स्कीम दैट वाज प्रोवाइडेड कोलेक्ट्रल फ्री लोन्स टू एमएसएमई? एमएसएमई को बिना गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई लोन सपोर्ट स्कीम, एमएसएमई ग्रोथ फंड, या नन ऑफ। देखो बहुत सिंपल सा है आंसर, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम है। क्योंकि दोनों जो एमएसएमई से नाम ऑप्शन में थे उनको आप इलिमिनेट कर सकते हैं। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कहाँ है एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, माइक्रो भी है, स्मॉल भी है, मीडियम भी है। लार्ज वाले इसमें नहीं इंक्लूड होते, लार्ज वाले इसमें नहीं होते हैं। पिंगला, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। माही, दीपिका, वेरी गुड बेटा। हाँ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है बेटा वहाँ पे, उसी के तहत वहाँ पे भी बना है, ठीक है, उसी के अंडर में। चलो बढ़िया है, वेरी गुड। चलो, विच कंट्री हैज डेवलप्ड mRNA बेस्ड पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने mRNA आधारित व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित किया है? भारत ने किया है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर रूस ने, या फिर फ्रांस ने? ये बहुत न्यूज़ में भी था जब मैं उस समय आप लोगों को करंट अफेयर आई थिंक बताया भी था, इस चीज़ के बारे में भी बताया था, ये न्यूज़ में था। तो अभी फिर से न्यूज़ में था, इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी हो गया हमारे लिए। तो भाई बताइए किसने किया था? तो भाई मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने किया था इस चीज़ को। और ऑस्ट्रेलिया हैज़ डेवलप्ड mRNA, मतलब एम से क्या होता है? मैसेंजर वाला, मैसेंजर, मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन है, जो कि टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन इन कैंसर पेशेंट। जो ठीक है, बेसिकली जो कैंसर पेशेंट हैं उनको सही करने की बात कहीं ना कहीं इसमें ध्यान दिया जा रहा है। हम्म, चलो, ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, वेरी गुड। चलो, विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस? कचरा पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था ने किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, एनजीटी ने, इंडियन काउंसिल एंड फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने, ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंट इंडस्ट्री ने, मतलब और उसके बाद नीति आयोग ने। फटाफट से बताइए, नीति आयोग के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं आपको। नीति आयोग के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। फिर मोदी जी का एक विजन आता है कि भाई साहब, हम जब स्टेट में थे तो हमें पैसा लेने में सेंट्रल से बड़ी समस्या आती थी। तो जब हमें पैसा लेने में समस्या आती थी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को बदलाव करेंगे, इस चीज़
में बदलाव करेंगे। और बदलाव में क्या करेंगे प्यारे बच्चे कि भाई हम लोग एक नई संस्था बनाएंगे जिसका नीति आयोग होगा, उसी का रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन इसकी कार्यवाहक शैली थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी अलग होगी, ध्यान दीजिएगा। उसी चीज को नीति आयोग को लाया गया। तो अब इसमें लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस है कौन से इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है। तो ऐसा काम नीति आयोग करता नहीं है, इसको किया है रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसने इस चीज को क्लाइमेट चेंज, वाटर रिसाइकिल और क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस चीज को क्या किया है, शुरुआत की है। ठीक है, नीति आयोग हाँ फर्स्ट थिंक टैंक है, पहली चीज। और ये जब बना था तो इसके सीईओ जो थे अरविंद पनगरिया जी थे, जो कि अभी के 16 फिनांस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी के, तो वीवी सुब्रमण्यम जी हैं, वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, वो इसके क्या है, सीईओ हैं। चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि जो भी प्राइम मिनिस्टर पद पे बैठेगा वो ही इसका चेयरमैन होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं। What is the nodal agency responsible for soil health card scheme? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण, नीति आयोग फिर से आ गया, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? फटाफट से मुझे बता दीजिए, फटाफट से मुझे बता दीजिए। फटाफट से मुझे बता दीजिए। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग कमीशन बिल्ड इट, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको शुरुआत की है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सिंपल सी बात है कि जो जमीन के लिए भाई कुछ तो उनके लिए भी तो हेल्थ कार्ड होना चाहिए ना, कल के दिन कुछ समस्या आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसने इस चीज को फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल की उपज को बढ़ाने के लिए, खनिज की उपज को बढ़ाने के लिए और सॉइल की स्थिति मतलब फर्टिलिटी को सुधारने के लिए ये चीज की है। क्या की है? फर्टिलिटी को सुधारने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है प्यारे मित्रों। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? विच कंपनी अनविल द पावरफुल एआई सिस्टम ईवो 2 फॉर जेनेटिक रिसर्च? बहुत सिंपल सी बात है, जेनेटिक रिसर्च की बात कर रहा है। जेनेटिक क्या होता है? जो आपको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होके मिले। किस कंपनी ने जेनेटिक अनुसंधान के लिए शक्तिशाली एआई प्रणाली ईवो 2 का अवारण किया है? एनवीडिया, ठीक है, या फिर गूगल डीप माइंड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या नन ऑफ द अबव? तीन ऑप्शन है। देखो नन ऑफ द अबव तो नहीं है, क्योंकि मैं करंट अफेयर नन ऑफ द अबव को करके तो पढ़ाऊंगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, पानी पूरा खत्म फिर से हो गया है, बट ठीक है, आप लोग फटाफट से मुझे बताइए, फटाफट से मुझे इसका आंसर आप लोग बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि भाई मुझे आता है कि नहीं। बाकी आप लोग तो तेज हो ही, ठीक है, आप लोग तो तेज हो ही। चलो फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। ए एनवीडिया, एनवीडिया आ रहा है ए, बहुत अच्छा। तो मैं सबको गलत करते हुए आ जाता हूँ गूगल डीप पे, गूगल डीप माइंड पे। मुझे पता था इसका आंसर एनवीडिया दिया जाएगा। तो गूगल डीप माइंड लॉन्च किया है ईवो 2, ईवो 2 लॉन्च किया है किसके द्वारा? भाई देखो अच्छा लगा मुझे, सारे क्वेश्चन तुम लोग सही कर रहे थे, एक क्वेश्चन तो गलत करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तुम्हें भी लगेगा ना सब आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब ज्ञाता हूँ, ऐसे आ जाएगा, नहीं आना चाहिए। तो उस चीज को रोकने के लिए किया गया एडवांस एआई सिस्टम है फॉर जेनेटिक रिसर्च एंड इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक रिसर्च के लिए गूगल डीप माइंड ने इसको शुरुआत की है, और जेनेटिक रिसर्च और इन सब चीजों पे वो कार्य कर रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मणिकरण पिलग्रिम साइट, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, आज भी शुरुआत जब हुई थी तो बताया था, तो इसका आंसर सब लोग करेंगे। ठीक है, मणिकरण पिलग्रिम साइट विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? मणिकरण तीर्थस्थल जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में? मैं ये बता दूं, मणिकरण हिंदू और सिख की एक बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही बेहतरीन जगह है। मैंने कल या परसों वाले न्यूज में इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया था आप लोग को, तो वही चीज बस पूछ दिया है कि कौन से स्टेट में है, तो याद कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सिक्खू कौन है? ये सीएम है। कहाँ के भाई सीएम है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है। कहाँ के सीएम है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई, जब क्लियर है तो क्या दिक्कत है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है। मणिकरण इज फेमस पिलग्रिम साइट इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर होस्ट स्प्रिंग एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंट फॉर सिख एंड हिंदू। देखो मैंने पहले ही बता दिया था। दूसरी चीज, क्यों ये न्यूज में था? तो बेटा न्यूज में इसलिए भी था ये, क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे
कि थोड़ा सा बवाल मच गया था। कैसा बवाल मच गया था सर जी? तो भाई बवाल कुछ यूं मच गया था कि लोग जो वहां पे एक रिवर है उसके पानी को फोल्ड करके चेंज कर रहे थे उसके डायरेक्शन को, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हल्ला हुआ और इस चीज को फिर बाद में रोका गया। एचपी सीएम सुखविंदर सिंह, गवर्नर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, शिवा प्रताप शुक्ला। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाई हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट विटनेस इन सीरियस क्रिमिनल केसेस? हरियाणा सरकार द्वारा गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या लिखा है? हरियाणा लीगल सेफ्टी इनिशिएटिव 2025, हरियाणा जस्टिस एज्यूम स्कीम 2025, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 या हरियाणा क्रिमिनल जस्टिस स्कीम 2025? ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। अब आते हैं हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025। हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 जो है वो इस चीज को लाई गई है, जो कि हरियाणा में क्रिमिनल चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। और हरियाणा में ना क्राइम भी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, वहाँ थोड़ा सा ना लिटरेसी रेट भी कम है, इसी वजह से आप देखोगे सेक्स रेशियो भी खराब है। और लोगों की क्या स्थिति है, लोग बॉर्डर पे हैं तो क्या करते हैं, क्राइम करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। एक तो आज के समय में ये सोशल मीडिया का रील वाला जमाना है, तो उसमें क्या है कि इन चीजों को लोग सोचते हैं बड़ा भौकाल है, बहुत बेहतरीन तरीके से लोग जान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं, आपको भी पता है। एक्चुअली में उनका ही नुकसान है, ये उन्हीं का ही जो बंटाधार हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो इस वजह से भी इस चीज को जानना आवश्यक है मित्रों। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज वॉन द स्कॉच अवार्ड फॉर इंप्रूविंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम? किस राज्य की वन परियोजना में वन परिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? उड़ीसा ने, नागालैंड ने, मध्य प्रदेश ने या आसाम ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ हरियाणा में। क्यों भाई, क्यों यहाँ पे लॉन्च हो रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे सेक्स रेशियो है ही नहीं, भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा है। देखो लोकल भले क्राइम है ये, लेकिन भाई जहां पे डॉक्टर पहचान के हैं, लोगों के हैं, बंदूक दिखा के करवा ले रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से करवा ले रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ये समस्या है। तो किस स्टेट में है भाई द स्टेट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट वॉन स्कॉच? कौन सा स्टेट है जो कि जीता है? तो भाई देखो नागालैंड जीता है, और नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, इंताकी। इंताकी नेशनल पार्क, याद रख लीजिएगा। नागालैंड क्यों फेमस है? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, आयरन ड्रोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आयरन डोम शैली मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश का द्वारा है? मैं बता रहा हूं, ये जो आयरन डोम है ना, ये इनको बहुत बचा के रखा है इस कंट्री को। मैं दिखाता हूं आपको आयरन डोम। ठीक है, आयरन डोम सिस्टम इजराइल का है, और मैं दिखा रहा हूं इनको बहुत, जो फिलिस्तीन से लड़ाई थी, जिससे भी लड़ाई थी, देखो अब मैं इसका पूरा वर्किंग ही दिखा रहा हूं आपको। देखो ये क्या करता है, कोई भी जैसे इसको लगता है ना थ्रेट है कोई, तो ये ऑटोमेटिकली वो एक्टिव होके जो भी चीजें आती हैं उनको ध्वस्त करने के लिए लग जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, यही आयरन डोम है, वो कहीं ना कहीं डोम टाइप का क्रिएट कर देता है कि इस रेंज में जो भी मिसाइल गिरेगी उस पर ये धमाकेदार ब्लास्ट करा करा के उसको निपटा देंगे। तो कहीं ना कहीं यही है आयरन डोम। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, आयरन डोम स्टाइल इसी को बोला जाता है। कहाँ पे है भाई? तो इजराइल का है। ये कहाँ का है? इजराइल का है। भारत भी कहीं ना कहीं मांगने को दे दो यार, कल के दिन हमें भी पाकिस्तान को उड़ाना हुआ तो क्या चाहिए होगा ना हमें। बेटा है अपना पाकिस्तान, लेकिन कल के दिन मान लो, जैसे कई बार होता है ना कि तुम बदमाशी करोगे तो पिताजी आके दो तीन पड़ाका मार देते हैं। वो एक बड़ा ही पुरानी एक मालगुडी डेज करके आता था, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 2003-2 की बात है। उसमें डीडी मेट्रो चैनल हुआ करता था, उस पर आता था मालगुडी डेज। तो उस चैनल पे एक अभी उसका रील बड़ा फेमस हो रहा है कि पापा आप बहुत अच्छे हो, पापा आप बहुत अच्छे पापा हो। तो उस जगह पे अभी कोहली का बना दे रहे हैं सब पापा वाले रोल में, और जो बेटा है वहाँ पे बाबर आजम का चेहरा लगा दे रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आयरन डोम हो गया, तो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला सवाल कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है अभी, अगला सवाल ये कहेगा, सोलिंगा ट्राइब इज प्राइमरी फाउंड इन विच स्टेट? जो सोलिंगा जनजाति है मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक। ये शायद क्वेश्चन मैंने कल या परसों में कराया था, तो ये आंसर आप ही लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा। इस आंसर को मैं नहीं दूंगा, इस आंसर को मैं नहीं देने वाला हूं, इसको आंसर को आप ही लोग दोगे। मैं दे दूंगा तो पाप लगेगा मुझे। ठीक है, मैं दे दूंगा तो मुझे भी पाप लगेगा। आर के नारायण, मालगुडी डेज, वेरी गुड दीपिका। ये उनकी किताब भी रही है, बहुत फेमस राइटर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस शो रहा है।
आप लोग तो शायद ही उस शो को देखे हो, हम लोग तो मतलब देखे हैं उस शो को, मतलब एंजॉय करते थे उस समय पे। आप लोग तो वो कार्टून वाले दौर के रहे होगे जहाँ पे कि ये छोटा भीम और क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो आप वो फीलिंग नहीं समझ पाओगे, वो भी बड़ी अलग थी, क्योंकि उस समय चीज़ें उतनी स्ट्रांग हुई नहीं करती। आज के समय सोशल मीडिया कुछ भी देख लो, ऑनलाइन देख लो, यूट्यूब पे सब पड़े हैं। उस समय देखो होता क्या है ना, जब चीज़ें आपको मुश्किल से मिले तो उसका स्वाद बड़ा बेहतरीन होता है। जब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है ना, तो उसका स्वाद नहीं आता है। जैसे अगर आप एक दिन खाना ना खाए रहो और अगले दिन जाओ कहीं से 200 रुपये कमाओ और उसके बाद खाना आपको मिले, तो जो उसकी संतुष्टि मिलेगी उस खाने की, मैं बता रहा हूं कि वो आपको करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी उस खाने की संतुष्टि नहीं होगी। ये जीवन का नियम है। जो चीज, इसीलिए हमेशा कोशिश करना, भगवान न करे बहुत ज्यादा कठिनाई हो, लेकिन जीवन में जो चीजें कठिनाई से मिलेंगी उसके सुख का अनुभव सबसे अधिक होगा। अगर सुख का अनुभव लेना है जीवन में, तो कठिनाई आपको झेलनी पड़ती है। बिना कठिनाई से मिली हुई चीज का सुख आप जीवन में नहीं भोग सकते। ये चीज जान लीजिए। कटुक है लेकिन सत्य है, ठीक है। तो तमिलनाडु और ये दोनों था, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक सबने आंसर दे दिया था। चलो, अभी न्यूज में थी एक कमिटी, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, हाँ नहीं, हाँ क्या है भाई, हाँ मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई डाटा फॉर इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत के लिए क्रय प्रबंध सूचांक डेटा किस संगठन द्वारा, प्रबंधक सूचांक डेटा किसके द्वारा किया जाता है? एसपी ग्लोबल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक तो भाई नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिनांस से रिलेटेड रहता तो एक बार सोचता भी मैं, ठीक है। फिनांस ये भी एसपी ग्लोबल हो सकता है, हो सकता है, तो एसपी ग्लोबल है। एसपी ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो इस बार पब्लिश किया है कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कैसे कनेक्टिविटी है, कैसे इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। चलो अगला है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन टोपोग्राफी ऑफ टेंट टेराकोटा एंड टाइम्स। अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शन टोपोग्राफी ऑफ टेंट्स टेराकोटा एंड टाइम्स की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। ये भी मैंने कराया था, तो याद रख लीजिएगा, हैदराबाद कर रहा है इस सब चीजों का। क्या कर रहा है भाई कि इंटरनेशनल जो आर्ट एग्जीबिशन है, कहीं ना कहीं ये कहां पे हो रहा है? तो हैदराबाद में हो रहा है। हैदराबाद इसको प्रमोट कर रहा है, प्यारे बच्चे, प्रमोट कर रहा है। ठीक है। चलो देखते हैं अगला सवाल। अब ज़्यादा क्वेश्चन तो अभी के आज के मुझे लगता है इसको दो पार्ट में ही कराना होगा, क्योंकि नहीं तो 3 घंटे से ऊपर क्लास चली जाएगी। तो पहला पार्ट तो ये कर लेते हैं, एक पार्ट और इसको मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही करा दूं, हो सकता है अगर कल हो पाए तो कल करा दूंगा। और वो आपको टेलीग्राम पे मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको पता है, टेलीग्राम पे मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में चर्चा में थी? जेनेटिक डिसऑर्डर की है, फंगल इन्फेक्शन की है, कार्डियोकरस है मतलब हृदय रोग है, रिस्पिरेटरी है, ये भी मैंने बता दिया था। तो स्पाइनल मस्कुलर जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो मैंने उस समय ये भी समझाया था कि देखो भाई मसल्स आ गया है तो फंगस से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड और सांस लेने से रिलेटेड सारी चीजें मसल्स में नहीं आएंगी, ठीक है, मसल्स में नहीं आएंगी। सर व्हाट टाइम क्लास टुडे? ये वाली क्लास कब तक चलेगी? आई थिंक ये वाली क्लास अब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट मैक्सिमम मान के चलिए आप, 10 मिनट में एंड हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट में, क्योंकि मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन और अभी होंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन, उसके बाद फिर मुझे आगे के अगले वाले पार्ट को मैं इस पार्ट में नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये कराते करते 3 घंटे बीत जाएगा। और तो उसके लिए एक अलग सेशन रख लेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिपोर्ट? वो थ्योरी वाला टाइप का रहेगा, उसमें एमसीक्यू कम रहेगा, उसमें थ्योरी ज्यादा करा देंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्स्थापन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? यूएनसीसीडी, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक या आईएमओ? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुद्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनईपी या फिर यूएनसीसीडी, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल रोकथाम। लैंड रिस्टोरेशन की बात कर रहा है तो भाई वो करेगा यूएनसीसीडी। यूएनसीटीडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन कम्बाट डिजर्टिफिकेशन ही है। आपको मैं बताऊं, एक बड़ा ही स्कीम चला था, बहुत ही फेमस स्कीम था, मैं अगर देख पाऊँ तो उसको दिखाऊंगा आपको। आई थिंक अफ्रीका में,
उसके लिए एक बहुत फेमस चला था अफ्रीका में, उसको बोला था ग्रेट ग्रीन वॉल। जैसे ग्रेट चाइना का ग्रेट वॉल है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, मैप में ही समझाना होगा। जैसे ये देखो अफ्रीका है, तो जो कहीं ना कहीं ये वाला बेल्ट था ना, जो अफ्रीका का ये वाला बेल्ट था प्यारे बच्चों, जो अफ्रीका का ये वाला बेल्ट था, ये कहीं ना कहीं ग्रीनरी में नहीं आता था। ठीक है, ग्रीनरी में नहीं आता था। चलो मैं ग्रीन ही ले लेता हूँ, ये ग्रीनरी में नहीं आ ठीक है, ये ग्रीनरी में नहीं आता था। तो यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च की जिसे बोला गया ग्रेट ग्रीन वॉल। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को, ग्रेट ग्रीन वॉल बोला गया इसको। अब ग्रेट ग्रीन, अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप अगर हो सके तो आप ले लीजिए वो क्लास। फिर उसके बाद 10 मिनट की और क्लास है, या फिर अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तो इसको आप लास्ट में 10 मिनट बाद देख लीजिएगा। ठीक है बेटे, चलो। तो ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया गया यहाँ पे, ताकि ये जो डिजर्ट है, ये वाला एरिया जो रेड दिख रहा है वो डिजर्ट है, वो नीचे ना बढ़ पाए। बट वो अभी भी 10% ही बस पास हो पाया, बाकी पूरा फेल हो गया, अभी भी डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। यही सब इनिशिएटिव चीज़ों को लॉन्च किया जा रहा है ताकि चीज़ें इंप्रूव की जा सके। ठीक है, तो ये है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक, चलो आ जाओ। तो ये कौन कर रहा है? यूएनसीसीडी। चलो अगले क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग रीअपॉइंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी मैंने बता दिया था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू कौन किया गया है? शशिकांत दास। शशिकांत दास एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, ये 6 साल तक रहे थे, 2018 से लेकर के 2024 तक। अभी कौन हो गया है? तो संजय मल्होत्रा हो गए, संजय मल्होत्रा साहब है, संजय साहब है, संजय है, संजय, संजय महाभारत वाला संजय मत समझ लेना मित्रों। ठीक है, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। व्हाट इज द एम ऑफ न्यू इमिग्रेशन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाई यूएस प्रेसिडेंट इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई उप्रवासन पहल का नाम क्या था? गोल्ड कार्ड, इलीट कार्ड, या प्लेटिनम वीजा, या इन्वेस्टर प्लस? तो भाई वो था प्लेटिनम वीजा। प्लेटिनम वीजा इनिशिएटिव था कि स्ट्रीमलाइन करना इमिग्रेशन को, जो मतलब हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल टू द यूएसए, मतलब सिंपल सी बात है, जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनको यूएसए में ला करके उनको काम दे करके उनसे चीज़ों को, आउटपुट को इंक्रीज कराना, जो कि इंडिया अभी भी इन सब चीज़ों से भाग रहा है, इसीलिए तो 50 साल पीछे है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस प्रगति प्रथा स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड। ठीक है, प्रगति प्रथा स्कीम जो है वो कौन सी मतलब किसके तहत आती है? जो कि ग्रामीण सुधार, मतलब ग्रामीण जो गांव की सड़कें हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा लोकल एक्सीडेंट गांव की सड़कों पे होता है। तो वो पूछ रहा है कि प्यारे बच्चे बताना है आपको कि कौन से ग्रामीण जो है वो कौन से स्टेट ने किया है? कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो भाई उस किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण साहब है, मोहन साहब है, मोहन चरण मांझी। यादव जी से मत अलग कर लीजिएगा एमपी वाले। ठीक है, ठीक है। लॉन्च प्रगति प्रथा स्कीम टू एनहेंस कनेक्टिविटी एंड डेवलप रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो, नाइकुम युल्लू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइब इन अरुणाचल। नाइकुल जो युल्लू फेस्टिवल है, ये तो पहले ध्यान रख लो कि ये जो नाइकुम युल्लू फेस्टिवल है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश का है। और वो कौन सी प्रजाति मनाती है, कौन सी जो जनजाति है वो मनाती है? तो वो है नाइसी। नाम से याद रख लीजिएगा, नाइसी ट्राइब। नहीं याद रहे तो ऐसे क्वेश्चन को इन ऑप्शनों पे जाना चाहिए आपको। वेरी गुड दीपिका, उड़ीसा सही था आपका, वेरी गुड। चलो आ जाते हैं भाई। हाँ, स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी इज इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, नहीं सॉरी, स्पेयर एक्स है। स्पेयर एक्स किसका है? तो स्पेयर एक्स प्यारे बच्चों नासा का है। स्पेयर एक्स नासा का, स्पेस एक्स अलग है, स्पेयर एक्स अलग है। स्पेयर एक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेयर एक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोज एंड रीऑर्गेनाइजेशन एंड आई से एक्सप्लोर इज द नासा प्रोजेक्ट एम टू स्टडी द ऑर्गन। ठीक है, चलो इसको क्या ही पूरा पढ़ना। तो आई थिंक आज की क्लास एंड हो गई यहीं पे। एक बार मुझे फटाफट से बताइएगा कैसी क्लास लगी। एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और लेंगे इसको पूरी तरह से निपटाने में। ठीक है, ठीक है, इसको पूरी तरह से निपटाने में एक क्लास और लेंगे। कैसी लगी क्लास एक बार मुझे फटाफट से एक बार बता दीजिए। बाकी हम लोग फिर से मिलते ही रहेंगे। और कल सुबह में भी क्लास रहे 7 बजे वाली, लेकिन कल आपको एक मैराथन जरूर मिलेगा। और प्लस आपको कल के लिए तैयार रहना है। परसों डेली करंट अफेयर, प्लस अब आपके लिए शुरुआत जो मैंने कर दी, स्टैटिक जीके का भी शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आपको शुरू में मिलना शुरू हो जाएगा। स्टैटिक जीके का एक अलग टाइम मैं निर्धारित कर दूंगा। अब एक लोग आप लोग से ही पूछवा लेता हूं, भाई बता दो कि क्या 3 बजे 3 PM पे
स्टैटिक जीके की शुरुआत सही रहेगी आप लोग के लिए, स्टैटिक जीके 3 PM पे, जिसमें टॉपिक वाइज सारे स्टैटिक जीके के पोर्शंस को किया जाएगा। यू आर टीचिंग स्टाइल इज फेबुलस, थैंक यू सो मच सर, अच्छा प्रखर रहा है। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए क्या 3 बजे सर रहेगा बढ़िया? आप लोग से भाई पूछता हूँ मैं, तो आप लोग बताओ, मैं उस हिसाब से अपना बाकी टाइम मैनेज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो 12 बजे लूसेंट चल रहा है, 3 बजे स्टैटिक जीके कर देते हैं, और रात में 10 बजे एनटीपीसी और रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो सारे प्रैक्टिस करते रहिए, वो ग्रुप डी से नहीं, वो सारे एग्जाम के लिए भी है। लूसेंट जो है वो सभी एग्जाम के लिए है, उसके बाद मैं थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार बता दो 3 बजे आप लोग के लिए कोई इशू ना हो तो। सही है 3 बजे, ठीक है, तो 3 बजे मिला जाएगा स्टैटिक जीके पोर्शन के साथ, उसमें खास करके थ्योरी वाले पोर्शन ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू कम रहेगा, थ्योरी वाला रहेगा, वो मंडे से मिलेगा। ठीक है, थ्योरी स्टैटिक जीके रहेगा पूरा, जिसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी स्टैटिक जीके में, जैसे कि डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, उसके बाद फिर, ठीक है, सारी चीज़ें उसको कराई जाएगी। और जैसे कि डांस रहेगा, उसमें फेस्टिवल रहेगा, और फिर म्यूज़िक रहेगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट रहेंगी, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें नेशनल पार्क से लेकर के एक एक चीज़ें उसमें कंप्लीट कराई जाएंगी, थ्योरी और कुछ एमसीक्यू के साथ उसको किया जाएगा, 10 से 15 एमसीक्यू प्लस थ्योरी। ठीक है, 1 घंटे क्लास है, कि मे भी थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।